सियासत में कामयाबी की बुलंदियों को वही छूता है जिसके पास जीतने का हुनर हो। अब ये जीत चाहे धनबल के दम पर हो या बाहुबल के दम पर, सत्ता का ताज उसी के सिर पर सजता है जो जीत का परचम लहराता है। और अगर बिहार की राजनीति को देखेंगे तो बाहुबलियों की लंबी कतार है, जिन्होंने वर्षों तक अपने बाहुबल के दम पर या तो खुद सत्ता का स्वाद चखते आए हैं या फिर खुद के बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना उत्तराधिकारी बना दिया ताकि सत्ता के पावर का सेंटर उन्हीं के पास रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शिप्रा झा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो वंश में आज हम एक ऐसे बाहुबली नेता की बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता था कि पटना में चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन सिवान में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिवान का सरदार जो घर से चलाता था सरकार, पटना से लेकर दिल्ली तक भरता था हुंकार। पांच, 10, 20, 25 या 50 नहीं, बल्कि ये 1000 गाड़ियों का काफिला है। लेकिन ये काफिला ना तो प्रधानमंत्री का है, ना ही राष्ट्रपति का, ना मुख्यमंत्री का और ना ही राज्यपाल का, बल्कि ये काफिला है सिवान में आतंक का दूसरा नाम रहे पूर्व सांसद और दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का। फिर हमारे अगेंस्ट कहां कोई रहता है? जो हमारे अगेंस्ट होता है वो अपने आप अगेंस्ट होता है। एक वक्त था जब सिवान में शहाबुद्दीन की मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता था। बिहार में सरकार चाहे किसी की भी हो, जिले का अघोषित सरकार शहाबुद्दीन था और इस सरकार का दरबार लगता था इनके घर में। खुद को प्रताड़ित लोगों का मसीहा कहने वाला शहाबुद्दीन इंसाफ दिलाने के लिए रास्तों की परवाह नहीं करता था। लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर ना ही वो कानून तोड़ने से हिचकता था, ना ही किसी की हत्या करने से। मकसद एक ही था, राज्य में सरकार चाहे किसी की भी हो, सिवान का सरदार तो वही रहेगा। शहाबुद्दीन का जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उस कालखंड को याद करिएगा तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शहाबुद्दीन एक उस समय एक खौफ का नाम हुआ करता था, भय का नाम हुआ करता था। और वो शहाबुद्दीन जो है सो उनके नाम से लोग कुछ भी बोलने के, देखिए ये हमारे और आपके बोलने की बात नहीं है, इसमें आप चंदा बाबू के प्रकरण को कोई नहीं भूल सकता है। वह क्योंकि उस पर कोर्ट की भी मुहर लगी, सब तमाम न्यायालय में वो गए और उसके बाद से इससे बड़ा उदाहरण हम नहीं समझते हैं कि कोई और होगा। तो वो निश्चित रूप से शहाबुद्दीन सिवान के लिए जो नाम था वह उनके डर से कौन बोलता। जब इतना बड़ा कांड कोई बोलता और उनका काफिला गुजरता था तो माने कौवा तक उड़ जाया करते थे। तो यह एक शहाबुद्दीन उस सिवान का नाम इस लिहाज से हम लोग समझते हैं। सिवान के प्रतापपुर का रहने वाला शहाबुद्दीन कॉलेज के दिनों से ही विवादों में रहने लगा था। उसके ऊपर एक के बाद एक 34 केस दायर हुए, जिसमें हत्या, रंगदारी, लूटपाट और अपहरण जैसे मामले शामिल थे। 90 के दशक में शहाबुद्दीन सिवान में आतंक का पर्याय बन चुका था और सिवान के लोगों के चेहरे पर इस बाहुबली का खौफ उस दौर में साफ तौर पर देखा जा सकता था। शहाबुद्दीन जब स्कूल में पढ़ता था तभी से उस पर कई मुकदमे दर्ज हो गए थे। वक्त बीतता गया और शहाबुद्दीन का आतंक ऐसा हो गया कि सिवान में लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे। शहाबुद्दीन पर जब कानूनी शिकंजा कसने लगा तो उससे बचने के लिए सियासत का रास्ता चुना। उस दौर में लालू प्रसाद
बिहार के कद्दावर नेता बन चुके थे। शहाबुद्दीन कानून के चाबुक से बचने के लिए सियासी अखाड़े में कूद गया और लालू प्रसाद को अपना नेता मान लिया। शहाबुद्दीन को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी और लालू प्रसाद को बाहुबली के रूप में एक ऐसा नेता मिल चुका था जो न सिर्फ उनके MY समीकरण में फिट बैठता था, बल्कि उसका नाम जिले में जीत की गारंटी भी था। लालू प्रसाद यादव के करीब आने का वह शहाबुद्दीन का वह कालखंड था जब वह निर्दलीय जब वो चुनाव लड़े, वहां से जीरादेई से, हमको जहां तक याद पड़ता है, तो वह किस तरीके से चुनाव लड़े और उस समय किस तरह से शहाबुद्दीन जो बूथ मैनेजमेंट करते थे, उस समय का बूथ मैनेजमेंट कैसा होता था वह बताने की आवश्यकता नहीं है, तो वह उसके लिए शहाबुद्दीन जाने जाते थे। और उस समय लालू प्रसाद यादव जो मुस्लिम को साधने के लिए उनसे बड़ा कोई, शहाबुद्दीन से बड़ा कोई चेहरा उनके पास था भी नहीं, और वह उनके बाहुबल के धनी थे। इसलिए बाहुबल के धनी तो उस समय लालू प्रसाद यादव के पास ही जाते थे और लालू प्रसाद यादव को भी उनकी मजबूरी हुआ करती थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से शहाबुद्दीन और लालू का आपस में समन्वय बहुत बेहतर स्थापित था और कई वर्षों तक वह दिखाई पड़ा कि लालू और शहाबुद्दीन कितने एक दूसरे के करीबी और एक दूसरे के लिए कितना मान सम्मान दोनों में था, यह सब दिखाई पड़ता है। 1990 में शहाबुद्दीन लालू प्रसाद को नेता मानकर जनता दल में शामिल हो गया और उसे 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल का टिकट मिल गया। ये चुनाव शहाबुद्दीन बड़ी ही आसानी से जीत गया और कानून को अपने हाथों की कठपुतली समझने वाला बाहुबली कानून बनाने वालों के बीच उठने बैठने भी लगा। एक तरफ शहाबुद्दीन का सियासी कद बढ़ता गया, दूसरी तरफ सिवान में उसका आतंक। 1995 में एक बार फिर उसे सिवान के जीरादेई से विधानसभा का टिकट मिला और दूसरी बार भी जीतने में वो कामयाब रहा। शहाबुद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। विधानसभा के बाद उसकी नजर लोकसभा चुनाव लड़ने पर थी। जनता दल भी शहाबुद्दीन की ताकत को आंक चुका था और 1996 के लोकसभा चुनाव में सिवान से टिकट भी दे दिया। तीसरा एक कारण यह था कि सिवान और आसपास में माले का थोड़ा प्रभुत्व था, माले का दबदबा था। माले के राजनीतिक हिसाब से आप कह सकते हैं कि उनका वो इलाका था, उसको भी चुनौती शहाबुद्दीन दे रहे थे। तो वो अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए लालू ने शहाबुद्दीन को वहाँ पर तरजीह दी और उनको आगे बढ़ाया और आप कह सकते हैं कि उन पर ज़्यादा ध्यान उन्होंने दिया और दोनों का एक दूसरे का लाभ हुआ राजनीतिक तौर पर, अपनी शख्सियत मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। और ये आप कह सकते हैं कि उस समय की राजनीति की ज़रूरत थी या दरकार थी, या फिर जिस तरह से एक दूसरे की मदद हो सकता है दोनों ने की। और यही कारण है कि शहाबुद्दीन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। शहाबुद्दीन ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहते हैं ये चुनाव जीतने के लिए अपने गुर्गों के साथ मिलकर बोगस वोट भी डलवाया था और नतीजे जब आए तो शहाबुद्दीन को विजेता घोषित कर दिया गया। सिवान के बाहुबली का कदम लोकतंत्र के मंदिर यानी लोकसभा में पहुंच चुका था। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इधर शहाबुद्दीन पर दर्ज केसों की संख्या भी बढ़ती गई। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सिवान में उसका आतंक बढ़ता ही चला गया। जैसे जैसे शहाबुद्दीन का सिवान में राजनीतिक कद बढ़ता गया, शहाबुद्दीन का आतंक भी उसी तरह से बढ़ता गया। अब वो खुलकर सिवान में अपनी सरकार चलाने लगा। शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद का पूर्ण समर्थन था और शहाबुद्दीन को लालू पर अटूट भरोसा भी था। यही वजह है कि जब 1997 में लालू प्रसाद ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया तो शहाबुद्दीन ने भी लालू प्रसाद की पार्टी ज्वाइन कर ली। लालू प्रसाद ने जब आरजेडी का गठन किया तो शहाबुद्दीन भी जनता दल का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। कहते हैं इसके बाद शहाबुद्दीन सियासी तौर पर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन इसके साथ ही उनके गुनाहों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही थी।
राष्ट्रीय जनता दल के गठन के बाद शहाबुद्दीन अब जंगल में खुले शेर की तरह हो गया था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एक दिन शहाबुद्दीन के साथी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम शहाबुद्दीन के घर पहुंची तो उसे इतना गुस्सा आया कि शहाबुद्दीन ने इंस्पेक्टर को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। देखिए, शहाबुद्दीन को तरजीह देने का एक बड़ा कारण लालू जी के दिमाग में ये था कि लालू जी का जो MY समीकरण था वो मुस्लिम यादव समीकरण, उसके तहत शहाबुद्दीन कहीं ना कहीं से वो सभी मुस्लिम नेता जो इलाके के नेता हों, राज्य के नेता हों, ज़िला के नेता हों, उनको तरजीह दे रहे थे। दूसरा कारण ये था कि जो इलाका सीवान और आसपास का इलाका, उसमें शहाबुद्दीन की शख्सियत एक दबंग व्यक्ति की थी। एक ऐसी छवि थी उनकी कि वो बहुत दबंगता से जो चाहते हैं काम करा लेते हैं। वो स्थानीय स्तर पर उनका वो दबदबा था, उसको उन्होंने तरजीह दी और यही कारण है कि शहाबुद्दीन को भी मदद मिली और वो आगे बढ़ते गए। 1990 में जब से शहाबुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा, उसने कभी सियासी मात नहीं खाई। 1990 में पहली बार निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बना। 1995 में जनता दल के टिकट पर जीरादेई से विधायक बने। 1996 में पहली बार सिवान से लोकसभा के सांसद बने। 1998, 1999 और 2004 में लगातार 4 बार सांसद बने। शहाबुद्दीन के अपराध की किताब उसके गुनाहों से भरती जा रही थी। इसी बीच 2004 में हुए तेजाब कांड ने सिवान के माथे पर कलंक की ऐसी गाथा लिख दी जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका है। इस घटना के लिए शहाबुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया और कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा मिल गई। आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में वह तेजाब कांड बसा हुआ है, बना हुआ है। वह बाप जो आज भी उस कांड को याद कर करके द्रवित हो जाता है, उस बेटे में हर बाप अपनी छवि देखना शुरू करता है। इसलिए तेजाब कांड ने एकाएक इनके ग्राफ को 0 पर ला करके रख दिया। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उसके चुनाव लड़ने के सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा कि 20 साल से जिस सिवान का वो सुल्तान बना हुआ था, उसके जेल जाने के बाद उस सिवान का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसीलिए उसने अपनी पत्नी हिना शहाब को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। हालांकि शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद सिवान में उसका वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहा। यही वजह थी कि लगातार 3 बार चुनाव लड़ने के बाद भी हिना शहाब को सफलता नहीं मिली। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में उतरी। उन्हें उम्मीद थी कि जिस सिवान की धरती पर उनके पति का सिक्का चलता था, उस सिवान की जनता उन्हें भी चुनाव जितवा देगी। लेकिन बार बार उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अपने पति के सियासी विरासत को बचाने के लिए हिना शहाब राजनीति के अखाड़े में कूदी जरूर और इसमें आरजेडी ने उनका भरपूर सहयोग भी किया। लेकिन शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद न तो उसका वर्चस्व पहले जैसा रहा, न ही सियासी जमीन उतनी मजबूत दिखी। यही वजह थी कि हिना शहाब को 2009, 2014 और फिर 2019 में हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो बट नेचुरल है कि शहाबुद्दीन बाहर थे तो अपना प्रभाव डाल लेते थे, अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित कर लेते थे। जेल जाने के बाद इनका प्रभाव कुंद पड़ गया और लोगों के मन में भी वह भय का जो वातावरण था, उस भय से लोग भी निकल गए। स्वाभाविक है कि जेल जाने के बाद शहाबुद्दीन का प्रभाव पूरी तरह से माना जाए कि कमजोर पड़ गया। खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कमजोर पड़ गया। शहाबुद्दीन को बिहार से देश के सबसे बड़े और सुरक्षित तिहाड़ जेल में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। सिवान और बिहार की सरकार को अपने इशारे पर नचाने वाले शहाबुद्दीन ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जिस सिवान में उसके नाम की तूती बोलती थी, मरने के बाद उस सिवान की मिट्टी तक उसे नसीब नहीं होगी। दरअसल अप्रैल 2021 में जेल में बंद शहाबुद्दीन कोरोना संक्रमित हो गया था।
जिसके बाद उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 1 मई को उसकी मौत हो गई। शहाबुद्दीन की मौत के बाद सिवान के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि लंबे वक्त से जेल में होने की वजह से सिवान में उनकी राजनीतिक पकड़ ना के बराबर रह गई थी, पर अब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब बार बार मात खाने के बावजूद सियासी जमीन छोड़ने को राजी नहीं दिख रही हैं, तो उनके बेटे ओसामा के अगले कदम पर भी लोगों की नजर है। शहाबुद्दीन के अंत के साथ सिवान में उसके खौफ का भी खात्मा हो गया, लेकिन अब उसकी विरासत को उनकी पत्नी हिना शहाब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर विरोधियों को ललकार रही हैं। हिना शहाब लगातार कैंपेन भी कर रही हैं और घर घर जाकर खुद के लिए वोट मांग रही हैं। हालांकि अब शहाबुद्दीन के परिवार पर आरजेडी का पहले जैसा विश्वास नहीं रहा है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी ने उनसे किनारा कर लिया। शहाबुद्दीन की मौत के बाद हिना शहाब पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिनकी जीत के लिए बेटे ओसामा सिवान में सियासी माहौल तैयार कर रहे हैं, ताकि पिता ने जो राजनीतिक जमीन तैयार की थी उस पर परिवार का ही कब्जा रहे। ओसामा को कोई समीकरण साधने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं और समाज के हर वर्ग हर तबके का उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मोहम्मद शहाबुद्दीन, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का अपना वहां पर सिवान में काम किया हुआ है। वो समाज के हर वर्ग के लिए और विशेष करके वंचित समाज के लिए वो जो काम किए हैं सिवान में, वह आम आवाम से किसी से भी पूछेगा वह दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में ओसामा को कोई नया काम करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर सिर्फ वो जो उनके काम है मोहम्मद शहाबुद्दीन के और अपनी माता से हिना साहब के नाम को ही लेकर के आगे चलना है और वो जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है हिना साहब से ही अन्य दलों को वहां पर सीधी लड़ाई दिखाई पड़ रही है। ओसामा शहाब भले ही अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी मां के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, उसे देखते हुए तमाम राजनीतिक पंडित भी इस बात को समझने लगे हैं कि ओसामा आने वाले वक्त में पिता की कुर्सी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि सिवान का सुल्तान कौन बनेगा ये तो जनता ही तय करेगी, पर शहाबुद्दीन की विरासत पर कब्जे की इस लड़ाई ने सिवान को एक बार फिर लाइमलाइट में ला दिया है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।